तो आज हम खोलकर देखने वाले हैं भारत का केंद्रीय बजट 2025-26। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बजट के मुख्य अंशों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। हाँ, खासकर उन 4 इंजनों पर ध्यान देना जिन्हें सरकार ने विकास का आधार बताया है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इन घोषणाओं का असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमेशा होता है, बजट के बड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुमानों से। तो जो बजट अनुमान है 2025-26 के लिए आंकड़ों पर आते हैं। दस्तावेज के अनुसार उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं, मतलब टोटल रिसीट्स, जी, वो हैं करीब 34.96 लाख करोड़ रुपए। और जो कुल खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है खर्च और कमाई के बीच का ये बड़ा अंतर। हाँ, ये अंतर ही तो हमें सीधे राजकोषीय घाटे पर ले आता है। बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट, जिसका अनुमान जीडीपी का 4.4% है। और ये आंकड़ा आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। इसमें ये भी है कि जो शुद्ध कर प्राप्तियां हैं, नेट टैक्स रिसीट्स, वो 28.37 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है पूंजीगत व्यय का, कैपेक्स एक्सपेंडिचर का। अच्छा, कैपेक्स। हाँ, वो 11.21 लाख करोड़ रुपए है, यानी जीडीपी का 3.1%। इसका सीधा मतलब है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट बनाने पर बहुत बड़ा खर्च कर रही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थे बजट अनुमान 25-26। अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बजट को 4 इंजन या विकास के स्तंभों में बांटा गया है। हाँ, और ये जो वर्गीकरण है ये हमें सरकार की प्राथमिकताओं को समझने में बहुत मदद करता है। मतलब कि वो किन क्षेत्रों को विकास के लिए सबसे जरूरी मान रहे हैं। जी, ये इन इंजनों से साफ हो जाता है। और पहला इंजन है कृषि। तो बजट के इंजन में सबसे पहला इंजन कृषि। इसमें सबसे पहली घोषणा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये राज्यों के साथ मिलकर उन 100 जिलों में शुरू की गई है जहां उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना की जो खासियत है वो इसका टारगेटेड अप्रोच है। मतलब ये सिर्फ एक बड़ी घोषणा नहीं है, ये उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट पैरामीटर। एक तरह से ये उन जिलों के लिए एक इंटेंसिव केयर यूनिट जैसा है। दिलचस्प है। आगे है दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। प्रधानमंत्री ने इसे 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया था। जी, और इसका कार्यकाल 2025-26 से 2030-31 तक है, और इसके लिए करीब 11,440 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। तो इसके लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। 2030-31 तक घरेलू दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना और खेती का जो क्षेत्र है उसे 310 लाख हेक्टेयर तक ले जाना। और इसमें खास फोकस अरहर, उड़द और मसूर पर है। बिल्कुल, जो कि भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है। बिहार के लिए भी एक खास घोषणा है, एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है। ये मखाना के उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित संस्था होगी। मतलब एक लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने की कोशिश। एग्जैक्टली। बीजों को लेकर भी एक उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा हुई है। ये सीधे तौर पर उत्पादकता बढ़ाने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य है कि रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत किया जाए और 100 से ज्यादा किस्मों के बीजों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित हो। बेहतर बीज का मतलब ही है बेहतर फसल। सही बात है, जो किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और खाद्य सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक दूसरे जीन बैंक की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों को संरक्षित करने की क्षमता होगी। देखिए, जीन बैंक भविष्य के लिए एक बीमा की तरह है। अच्छा, ये जेनेटिक रिसोर्सेज का संरक्षण करता है ताकि भविष्य में मान लीजिए जलवायु परिवर्तन या नई बीमारियों से निपटने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के पौधों की किस्में उपलब्ध हों। कपास किसानों के लिए भी कुछ है। हाँ, उनके लिए एक कपास उत्पादकता मिशन है। ये 5 साल का मिशन है जिसका उद्देश्य उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना है। और इसमें भी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देने पे जोर है। जी, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है, जिसकी मांग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। ये मिशन किसानों की आय बढ़ाने और आयात पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। किसानों के लिए एक और बड़ी राहत है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना में ऋण सीमा को बढ़ा दिया गया है। हाँ,
3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे तो काफी किसानों को फायदा होगा। करीब 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को फायदा होगा। बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट उन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। और असम के नामरूप में एक यूरिया प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा है। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला ये उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय उत्पादन से यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और आयात पर जो खर्च होता है वो कम होगा। अंत में मत्स्य पालन को लेकर एक फ्रेमवर्क बनाने की बात है। जी, ये भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज से मछली पकड़ने के स्थायी तरीकों पर केंद्रित होगा। और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, ये समुद्री संसाधनों के सस्टेनेबल उपयोग को बढ़ावा देने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। तो ये था हमारा पहला इंजन, कृषि। अब आते हैं विकास के दूसरे इंजन पर, MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। चलिए, यहाँ पहली घोषणा 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना है। ये एक बहुत ही लक्षित टारगेटेड योजना है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। तो इस समावेशी विकास को बढ़ावा देने की एक सीधी कोशिश है। बिल्कुल, और वंचित समुदायों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का एक सीधा प्रयास है। इसके अलावा एक नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान होगा। देखिए, फंड ऑफ फंड सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता। अच्छा, वो उन वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश करता है जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। इससे पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा पुश मिलता है। और MSMEs के लिए ऋण उपलब्धता भी बढ़ाई गई है। हाँ, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसे 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि बैंक अब MSMEs को लोन देने में कम हिचकिचाएंगे। बिल्कुल, इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट मिलने की उम्मीद है। एक और दिलचस्प पहल है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड। जी, उद्यम पोर्टल पर जो भी पंजीकृत माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक नई कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। और पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य है। ये छोटे उद्यमियों को उनकी जो तत्काल नकदी की जरूरतें होती हैं उनके लिए एक आसान और सुलभ विकल्प देगा, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। आखिर में पूर्वोदय पहल के तहत बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान यानी NIFTM स्थापित किया जाएगा। ये पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा, जिससे उद्यमिता और रोजगार दोनों के अवसर पैदा होंगे। तो ये था दूसरा इंजन, MSMEs। तीसरा और सबसे बड़ा इंजन है निवेश। इसे लोगों में निवेश और नवाचार में निवेश में बांटा गया है। पहले लोगों में निवेश की बात करते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहली घोषणा है सरकारी स्कूलों में अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की। 50,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये स्कूली स्तर पर नवाचार और जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक बहुत बड़ी पहल है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और योजना है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। जी, इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये अपनी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, जो सीखने की प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकता है। स्किलिंग के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है युवाओं को उन स्किल से लैस करना जिनकी मांग वैश्विक बाजार में है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जोर है। शिक्षा के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी और इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये दिखाता है कि सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी को शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने को लेकर कितनी गंभीर है। और जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाँ, लेकिन अब फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर होगा। मतलब सस्टेनेबिलिटी पर जोर है। एग्जैक्टली। तो ये था लोगों में निवेश। अब नवाचार में निवेश पर आते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां सरकार प्राइवेट सेक्टर को R&D में नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो आमतौर पर ज्यादा कुशल और बाजार उन्मुख होता है।
एक ज्ञान भारतम मिशन का भी प्रस्ताव है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्राहकों के पास मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। 1 करोड़ से ज्यादा? जी, ये हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने और उसे शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए सुलभ बनाने की एक बहुत बड़ी पहल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। यह देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। पीएम स्वनिधि योजना को भी नया रूप दिया जाएगा। हाँ, इसमें बढ़े हुए बैंक लोन, 30,000 रुपए की सीमा तक यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता शामिल होगी। ये स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने की एक सफल योजना का विस्तार लगता है। बिल्कुल। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया है। जी, और 2025-26 के लिए इसमें 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। ये शहरों को अपने विकास के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा है परमाणु ऊर्जा मिशन। ये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) के अनुसंधान और विकास के लिए है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। और लक्ष्य 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR को चालू करना है। SMR को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जो सुरक्षित और लचीले होते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की गई है। हाँ, इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ना और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाना है। ये छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने में मदद करेगा। और बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की भी घोषणा की गई है। जी, साथ ही पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास भी इसमें शामिल है। ये पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को एक बड़ा बढ़ावा देगा। रियल एस्टेट के लिए स्वामी फंड 2 की स्थापना की जाएगी। ये 15,000 करोड़ रुपए का फंड होगा, जिसका उद्देश्य 1 लाख और आवास इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है। और अंत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में एक चैलेंज मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। ये पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और इन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने में मदद करेगा। तो ये था तीसरा और सबसे बड़ा इंजन, निवेश। और अब आते हैं चौथे और आखिरी इंजन, निर्यात पर। चलिए। इसमें सबसे बड़ी घोषणा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। क्या शर्त है? यह उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा जो पूरे प्रीमियम का निवेश भारत में ही करती हैं। इसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तो है ही, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पैसा देश के भीतर ही रहे। अच्छा, मतलब पैसा अर्थव्यवस्था में ही वापस योगदान दे। बिल्कुल। निर्यात से जुड़ी दूसरी घोषणा है कि नाबफिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक पार्शियल क्रेडिट इनहैंसमेंट फैसिलिटी स्थापित करेगा। इसे सरल शब्दों में समझें तो यह सुविधा कॉर्पोरेट बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगी, जिससे उनके लिए बाजार से पैसा जुटाना आसान हो जाएगा। जी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए। और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हम जानते हैं, निर्यात को भी सपोर्ट करता है। तो ये था चौथा इंजन, निर्यात। तो ये था केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 इंजनों का एक विस्तृत अवलोकन: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात।